मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। भारत माता की, भारत माता की। आज एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन में आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिस विषय पर बात करके हम अपने विषय में मजबूत हो सकते हैं। नवादा जिला के बच्चे हैं, वे अपनी प्रतिभा का विकास करके और इस देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। उसी के तहत यह एक कार्यक्रम है। 3 घंटे अपने सारे काम को छोड़ करके और यह जो प्रोग्राम हो रहा है उसको देखें, क्योंकि इस प्रोग्राम से आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, आपका जीवन संवरने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आपके बीच में अपने सारे काम धाम को छोड़ करके और आपको एक मार्ग बताने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो बारी बारी से उनका परिचय होगा और वे सब आपके बीच में अपनी अपनी बात को रखेंगे। भारत माता के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दीप का बड़ा महत्व है। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है, आत्मदीपो भव। अपने स्वयं दीपक बनो, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित मत हो। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसी संस्कृति संसार में कहीं नहीं मिलेगी जिसमें सबको देवता के तुल्य बनाया गया है। हम पत्थर की मूर्ति को पूजा करने जाते हैं तो पहले अपने माता पिता की भी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए पहले माता का स्थान देगा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तब दिया आचार्य देवो भव। और जिस जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को भी हमें माता के समान पूजित करना है। ये अभी जो आपके सामने बोल रहे थे, ये है डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय। मैं अपनी तरफ से एवं रंजीत जी की तरफ से डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की आग्रह करता हूं। जोरदार तालियां। ये हम लोगों को इनका मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहता है। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो वो आपके सामने 2 शब्द रखें। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, लेकिन आयुर्वेद को भी वेद के समान माना गया है। आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संयम और नियम का अनुपालन करना चाहिए। अभी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। इस कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना है, एक दूसरे से बहुत निकट नहीं रहना है, मास्क का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ युवकों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। हमारे बीच में अभी डॉक्टर सुमन जो इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया है। आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। डॉक्टर सुमन एक ईसाई धर्मावलंबी होने के बावजूद उन्होंने भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को पढ़ा और
और ये समझा कि विश्व को मानवता दिलाने के लिए यदि कोई संस्कृति है तो आर्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और इसे इन्होंने स्वीकार किया और पूरे भारत में, विदेशों में आर्य संस्कृति का प्रचार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप इतनी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका सम्मान करें कि इंडोनेशिया जो इनकी जन्मभूमि है वो वहां तक तालियों की आवाज पहुंचे। हमारी 3 बेटियां, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुष्का किशोर आइए, प्रज्ञा शरण और शिवानी आनंद, ये तीनों आपके सामने एक गीत रखेगी। ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह गीता का श्लोक है। मैंने अभी शंख इसलिए बजाया क्योंकि भगवान कृष्ण जब एक नए युग की शुरुआत कर रहे थे, जब अधर्म के नाश का समय आया था और धर्म के स्थापना का समय आया था, तो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया था। 40 देशों के इंजीनियर्स को पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ हाई स्कूल हिसुआ में ये आपके लिए मंच बनाने के लिए ये झाड़ू तक मारे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए रंजीत जी। और अभी हमारे मंच पे और साइड में बैठे हैं जितने स्पीकर हैं, सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इतने दूर से आए, इसके लिए जोरदार तालियां मेरे तरफ से। जब मैं कई सारे इंस्टीट्यूट घुमा हूँ इधर 10 दिनों में, दीपोत्सव का समय था, दीपावली का समय था, हम लोग दीप जला रहे थे। तमसा घाट यहाँ पे है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है, सीतामढ़ी है, आप लोग जरूर देखें इस जगह। इस तरीके से नवादा में गया, नवीनगर का एरिया, वहाँ कम से कम 50,000 बच्चे होंगे जो पढ़ते हैं। अब मेरा प्रश्न था कि जब पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ तो गोल होगा इनके पास, कुछ न कुछ तो लक्ष्य होगा, कुछ न कुछ तो संस्कार होगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन लगातार चलते रहा। मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि हमें बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं करना है। एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है, जो कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पैरामेडिकल्स बन के कोर्स को कर सकते हैं, एक्टिंग क्लासेस कर सकते हैं और मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये 5-6 सब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे रखा है, उसके बारे में विशेष चर्चा होगी।
ये तो सफलता के लिए होगा। सफलता के साथ साथ संस्कार और संस्कृति, ये हमारे डॉक्टर सुमन जी जो अभी देख रहे हैं यहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वो हमारे बीच आए हुए हैं। उनसे जरूर सीखिए कि वो क्या क्या अपने जीवन में खोए और पाए हैं। तो हम केवल ब्राइट साइड नहीं बताएंगे, हम डार्क साइड भी बताएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय श्री राम। आप आज जोरदार तालियां पंकज कुमार के लिए। कल्चर हम आप लोगों को देते, क्योंकि उनके साथ करने का अनुभव मेरा काफ़ी लंबा हो गया। सबसे पहले हम समझाते जिस समय IIT का नाम तो नहीं जानते थे, उस समय वो साइंस कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन में, और अपने बैच का वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए थे। आप लोगों में से इंटर के कुछ स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे, एक बुक आती है HC वर्मा की फिजिक्स, वो अभ्यानक से एक बैच सीनियर थे और वो अपने बैच के फर्स्ट क्लास थर्ड हुए थे, और अभ्यानक सर अपने बैच के फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए। प्रोफेसर ने कहा कि आप फिजिक्स में आइए, लेकिन अपियरिंग में ही इनका UPSC हो गया, तब ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था, तो ये UPSC में चले गए और 1977 बैच में IPS में। आपने मुझे आमंत्रित किया है संबोधित करने के लिए, मैं रंजीत कुमार जी का आभारी हूँ। IIT मटेरियल वो होता है जो 10th तक क्या पढ़ा है इससे मतलब नहीं है। 10th तक में अगर आप कुछ नया सोच रहे, आपके पास एक सिचुएशन आए और उस पर आप नया सोचने का हिम्मत कर सकें और थोड़ी देर तक पेशेंस के साथ, आंसर नो नहीं होना चाहिए, यस सर या नो सर नहीं, सर कोशिश करते हैं और करते रहे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे, ये वही करता था। IIT या IIT के बारे में तो ये बेहतर ही बता देगा क्योंकि तैयारी करके गया भी है, और सुपर 30 के बारे में बता देगा क्योंकि रहा है। तो जो रहा होता है और जो उसको जिया होता है 2 साल तक और कैसे तैयारी किया होता है उससे बेहतर कौन बताएगा, तो इसलिए हम इसको ले आए थे, इससे पूछ लीजिए। केशव राज है और मैं जैसा लोगों ने बताया, मैं ओढ़नपुर गांव नवादा जिला का रहने वाला हूँ। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसे कुछ एम के साथ नहीं हुई थी कि मुझे सुपर 30 से होके IIT जाना है या फिर कुछ UPSC करना है। मतलब मैं ऐसा एमलेस सा घूम रहा था, कुछ जैसा सर ने पहले बताया कि एम गोल है किसी का, तो मेरा वही हाल था कि मेरे पास कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था। हुआ ये था कि मैं जब छोटा था तो मेरी पढ़ाई ओढ़नपुर में हुई कुछ सालों तक, फिर मेरे पिताजी मुझे पटना लेके चले गए कि पटना में अच्छे से पढ़ेगा, फिर कुछ अच्छा कर सकता है माहौल के लिए। लेकिन वहाँ भी मेरी किस्मत ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। मेरे पिताजी जब मैं 8वीं कक्षा में था तो वो चल बसे। तो मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी बहन ने मेरे परिवार का पूरा बोझ उठाया। अफाना TS कॉलेज से BSc, अभी BSc में, लेकिन मेरा गोल है डॉक्टर या इंजीनियरिंग करने का था। रुचि भी है और सीखने की इच्छा भी है, लेकिन BSc में आ गया हूँ, एज भी बढ़ चुका है आगे, तब आगे कोई रास्ता। देखिए, अगर इंजीनियरिंग करना क्यों चाह रहे थे? सर मेरा मतलब कंप्यूटर में नॉलेज है, कंप्यूटर सीखने में अच्छा भी लगता है, कंप्यूटर खुद से सीखते भी कीजिए। ये सर मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण तो गेट दीजिए ना, अभी तो ऑप्शन है ही, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद गेट दे दीजिए। और अभी इसलिए जैसे रुचि होने के कारण सीखने की इच्छा है तो अपना एक टीचिंग लाइन में आ गए थोड़ा। नहीं पढ़िए, टीचिंग लाइन में मत आइए, लेवल पर भी अगर तुम ठीक से काम करते हो तो NIT तो होगा। ये जो तमाशा पूरा दिखता है ना कोचिंग वर्ल्ड का, ये IIT के नाम पे दिखता है। अब इंग्लिश में बोलने आ गया है, इसी कारण से उसका प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में 44 लाख के पैकेज। तो पढ़ने में हम लोग दूसरा चीज करते हैं, जैसे किताब आया, क्वेश्चन आया, पेन निकाल कर लगा दिए, तो उससे केवल पेन और पेपर खर्च होता है। पहले सोचो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसको सॉल्व करने का मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट पे जाओ। ये है, पढ़े हैं, अगर रटे हैं ठीक से तब हम बोल रहे हैं। तो ऋषभ रंजन एक लगातार हम लोगों के बैच में 120 में 115 नंबर लाया था केवल NCERT पढ़ के। और क्षेत्र बहुत सारे हैं और उसी क्षेत्र में फिल्म क्षेत्र जो आज पूरे दुनिया में अपना एक नाम कमाता है। मैं चाहूँगा कि अस्मिता जी जो इतने दूर से चल के आई हैं, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है और हम आप लोग के आने से पहले ही ये आ चुके थे। मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज।
जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। ये मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। पहले मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूँ कि मैं बिहार की पंडुई मेरा गांव है और उसके बाद पटना से मैंने 10th किया और उसके बाद मैं वनस्थली विद्यापीठ से मैंने मास्टर्स किया। फाइनली मुझे लगा कि मैं ये काम बहुत बेहतर कर सकती हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में गई। तो बहुत सारे सवाल, एक सवाल अभी एक लड़की ने पूछा था जिसमें कि सिर्फ यही एक काम है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार काम आपको शुरू से बता दिया जाता है कि आपको ये बनना चाहिए और हम उसमें लग जाते हैं। मुझे लगता है कि सवाल आपके अंदर से आना चाहिए कि आप क्या काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, आप क्या काम बहुत बेहतर कर सकते हैं और आप उसी को कीजिए और उसी में आप दक्षता हासिल कीजिए। मुझे ये पता होने में बहुत वक्त लग गया कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हो सकती हूँ या मैं एक्टर हो सकती हूँ, क्योंकि घर में किसी तरीके का गाइडेंस नहीं था, ना ही इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन था जहाँ से मैं सीख सकती थी। लेकिन उसके बाद भी एक इनर था जो काम कर रहा था कि ये काम, ये दिशा मुझे अच्छी लगती है। अगर आप लोग टेलीविज़न देखते होंगे तो आपने मुझे बहुत सारे बड़े शोज़ में देखे होंगे, जैसे बालिका वधू मेरा सबसे बड़ा शो था। उसके बाद मन की आवाज़ प्रतिज्ञा एक शो आता था स्टार प्लस पे, जिस पे मैंने ठाकुराइन का रोल प्ले किया था। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और 3 साल मैंने आइटा लिया उसके लिए, जो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उसके बाद मैं मेकिंग में भी आई और मैंने टॉयलेट इशू पे, औरतों की जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर मैंने 2015 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुट्रू गुटरू, जिसको बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड किया गया और काफ़ी तारीफ मिली। और अभी मैं एक दूसरी फिल्म करने आई हूँ, तो वो उसका विषय भी बहुत नया है और राष्ट्रहित और समाज हित से जुड़ा हुआ है। और वन लाइन में कहूँ तो आत्मनिर्भर भारत इसका सब्जेक्ट है जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो अब मैं ये चाहूँगी कि मैंने अपना परिचय दे दिया, साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे पास वो सारे गाइडेंस नहीं थे, वो दिशा नहीं थी। मैंने अपनी दिशा खुद ढूंढी और उस दिशा में मैं आगे बढ़ी। लेकिन अभी चूँकि आप लोग अगर लगता है कि ये काम आप बेहतर करना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फिल्मी दुनिया बहुत चकाचौंध की दुनिया है और आपको बहुत अट्रैक्ट करती है और आप उसमें जाना चाहते हैं, इसलिए ना जाएं, क्योंकि वहाँ से फिर आप खाली हाथ ही वापस आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप ट्रेनिंग लें इसकी, अच्छी किताबें पढ़ें जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में ये मिथ है कि मैं बहुत अच्छा अगर दिखूँ और मैं 6 पैक बना लूँ और मैं इस तरह से कर लूँ तो मैं बहुत अच्छा एक्टर बन जाऊँगा। तो इस तरह की कोई भ्रांति ना पालें, इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और अब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप स्किल्ड हो सकते हैं और फिर आप जाकर इसको अपना करियर बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। तो मैं इतनी सी ही बात अभी रखूँगी। फाइनली मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन लोग हैं यहाँ पे उपस्थित जो इस दिशा में इंटरेस्टेड हैं और काम करना चाहते हैं। मैं वो हाथ देखना चाहूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई लोग तो आप अपना हाथ उठाइए, मैं देखना चाहती हूँ। लड़कियों में से कोई? चाहती हूँ और मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए जो कि हमें आईआईटी और इंजीनियरिंग या मेडिकल के थ्रू ही मिल सकता है। पर अगर बच्चों का दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसके लिए अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया? अच्छा सवाल किया, बहुत रेलेवेंट सवाल है और ये पूछा जाना चाहिए ये सवाल। मैंने अपने घर में बहुत चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में, इनफैक्ट मैं अपने समाज में ऐसी पहली लड़की थी जिसने ये कहा कि मैं इस दिशा में जाऊंगी और ये काम करूंगी। तो मेरे मम्मी पापा कोई तैयार नहीं थे, उनको तैयार करने में मुझे बहुत वक्त लगा, बहुत चैलेंजेस लेने पड़े। फाइनली जब मैं स्क्रीन पे आने लगी, दिखने लगी, तो उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया और फिर जब लोगों ने तारीफ करनी शुरू की मेरे काम की, तो फिर उन्हें भी लगने लगा कि नहीं, इसने सही निर्णय लिया।
और नागरिक होने के नाते, एक्टर होने से पहले हम एक इंसान हैं, एक नागरिक हैं, बाद में फिर हमारा प्रोफेशन आता है। तो हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी सोसाइटी को कुछ देता हो, कोई मैसेज देता हो। अगर वो आपकी सोसाइटी को गलत रास्ते पे ले जा रहा है, आपकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या आपको किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर रहा है, तो उस तरीके का काम आप ना करें। दूसरी चीज़ कि मेकर्स जो फिल्म बनाते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेकर होती है कि हमेशा आप इस तरीके की चीज़ें बनाएं, इस तरीके का काम करें जिससे समाज का उत्थान हो, आपके देश का भला हो, लोगों का भला हो। देश का भला मतलब लोगों का भला। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरीके की चीज़ों को ही करना चाहिए। और दूसरी तरह की जिस तरीके की चीज़ें आज बन रही हैं और हमारे कल्चर के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, इन चीज़ों को भी आप ही लोग हैं जो नकारें, इनको देखना बंद करें, इनको एक्सेप्ट करना बंद करें। तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ बहुत सुधरेंगी, क्योंकि ऑडियंस की राय से ये चीज़ें बनती हैं। जब भी कुछ हम लिखने जाते हैं तो बोलते हैं यार ये चलेगा, आइटम नंबर डालो इसमें। अभी तो लोग आइटम नंबर देखना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे मिथ हैं इसको हमें तोड़ना होगा और एक सही नागरिक की भूमिका पहले अदा करनी होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो मुझे लगता है एक्टर को भी यही काम करना चाहिए जो हमेशा सोसाइटी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम। क्रिश्चियन थे तो 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो जानते हैं, उनको देखने और समझने तथा इनके गतिविधियों को जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी व चर्च द्वारा भेजे गए थे। जो चर्च वाले लोग थे वो इनको भेजे थे कि जरा समझो कि आरएसएस कैसे काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे स्वयंसेवक सिविल ड्रेस में होंगे, वो कार्य कर रहे हैं और वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। महानुभाव को स्वागत करता हूँ कि आकर हमारे लिए मार्गदर्शन करें, हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन करें, संस्कार का नया ऊर्जा भर दें, संस्कृति को जरूर मनाएं हम लोग। लीजिए डॉक्टर सुमन। जैसा कि मेरे बारे में अभी परिचय कराया गया, मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना ही देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। का लिटरेचर को पढ़ने के बाद मैं स्वतः निर्णय लिया, यकीनन जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय चिंतन है, वो विश्व का अद्वितीय दर्शन, वो विश्व का अद्वितीय चिंतन ही केवल है। ये केवल हम ही हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में कटाक्ष भी किया, टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आज मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुस्तकों की औलाद हमारे दर्शन, हमारे चिंतन, हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी, हमारे संस्कार, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर प्रहार पर प्रहार कर रहा है। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को आपकी ठीक बना देना। और आज के तारीख में इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राग, भाग और शाख पूरा वर्ल्ड देख चुका है। और उसका एक नमूना है ऑनरेबल मोदी जी। अब मोदी जी माने कौन? मोदी जी माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतीक स्वयंसेवक जो टिकाऊ है, बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बताना उचित समझा कि आपको एक नमूने के तौर पे बता दूं संघ का राग, भाग और शाख कैसा होता है। हमारा एक एक प्रतीकित स्वयं सेवक अंगद माफी पैर जमा करके खड़ा रहता है, टिकाऊ है, बिकाऊ का टापी नहीं है। गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। This is not just a mere land, it is our holy motherland. If land is lost, everything is lost. First come land, then come religion. हम कहते हैं जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है
नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, केवल गीत नहीं है, केवल पंक्तियां नहीं है। We mean from our core of our heart है sleepless effort, और दूसरा है effortless sleep। हाँ, जिनको सोना है, जिनको लगता है सोना है, क्षमा कीजिएगा, I am not uttering to hurt your sentiments, क्षमा कीजिएगा। जिनको लगता है मुझे सोना है, और हिंदी में इधर कहता है क्या नींद बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने हाथ से चिता सजा लो और सो जाओ जिंदगी भर के लिए। और जिनको कुछ बनना है वो तय कर लें। बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए आपको जागरण की आवश्यकता है, आपको जगना पड़ेगा। तू ही जब कर मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी जैसे चुपचाप करे, गिरकर उठना उठकर चलना, ये क्रम है संसार का, परम वीरता फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। ये हम सनातनी दर्शन के अनुयायी नहीं हैं। एक सच्चे सनातनी होने के नाते we never try to hurt other sentiments। एक सच्चे सनातनी होने के नाते हमने कभी किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन इतिहास गवाह है, मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्रों के औलाद हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारी परिपाटी, यहाँ तक हमारे संस्कार, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर प्रहार कर रहा है। हमारे हनुमान जी के बारे में, सीता माता जी के बारे में पता नहीं क्या क्या शब्द वो जोड़ते चले जाते हैं, और हम कायरों के भांति सहजता के साथ उसे बढ़ावा दे रहे हैं। स्वामी जी आज के तारीख में भी यूथ आइकॉन है। स्वामी जी जब अब्रॉड में गए और अब्रॉड में जा करके उन्होंने विश्व पटल पर जब हमारा पहचान को बताया, जताया, तो वास्तव में ग्लोबल हमको एक स्थान मिला है। उसके पहले तक हम और हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारा संस्कार भारतवर्ष में केवल जाना जाता था। स्वामी जी के बदौलत हमारा एक ग्लोबल एस्पेक्ट में पहचान बना है। वी रियली थैंक टू ऑनरेबल स्वामी जी। नो डाउट वो आज हमारे बीच में सशरीर नहीं है, परंतु उनके एक एक वाक्य आज भी प्रासंगिक है। स्वामी जी ने जो वाक्य बोला था, जिसके कारण मैं इंस्पायर्ड होकर के प्रचारक बना हूं, उन्होंने कहा था इफ अ सिंगल फिगर गेट कन्वर्टेड, if a single figure get converted, not only conversion takes place, one more traitor adds to our nation। एक और गद्दार पैदा हो जाता है। अब इस बात को प्रगाढ़ता के साथ कोई नेता नहीं रखेगा, कोई अभिनेता नहीं रखेगा। इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, कोई नेता नहीं रखेगा, कोई अभिनेता नहीं रखेगा। They all try to compromise। मैं किस लिए हूं, मेरा जन्म किस लिए है, ये बार बार स्वामी जी मुझे जताता है, बताता है। मैं नहीं तू ही जब कर मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी जैसे चुपचाप गले, गिरकर उठना उठकर चलना, ये क्रम है संसार का, परम वीरता फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। ये हम सनातनी दर्शन के अनुयायी नहीं है। एक सच्चे सनातनी होने के नाते वी नेवर ट्राई टू हर्ट अदर सेंटिमेंट्स। एक सच्चे सनातनी होने के नाते हमने कभी किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन इतिहास गवाह है, मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्रों के औलाद हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारी परिपाटी, यहां तक हमारे संस्कार, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर प्रहार कर रहा है। हमारे हनुमान जी के बारे में, सीता माता जी के बारे में पता नहीं क्या क्या शब्द वो जोड़ते चले जाते हैं, और हम कायरों के भांति सहजता के साथ उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, उसे हम खोने नहीं देंगे, और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, मां का
इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। आज का जो वर्तमान भूभाग है वो कट चुका है, बट चुका है। आगे कुछ और टुकड़े टुकड़े गैंग प्रयास कर रहे हैं। अगर हम में जागरण नहीं होगा, अगर हम में सजगता नहीं होगा, अगर हम में सामर्थ्य नहीं होगा, अगर हम में स्वाभिमान नहीं होगा, हमारे आंखों के सामने मां का अंग भंग हो जाएगा। और हमारे लिए आदर्श कौन है? वो है हनुमान जी। हनुमान जी ने स्वयं कभी अपना परिचय में ये नहीं जताया, ये नहीं बताया मैं हनुमान। हनुमान जी ने सदैव अपने परिचय में बताया मैं राम भक्त हनुमान। ये जो कभी कभी व्यक्ति को लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ चला रहा हूं, ये उसकी मूर्खता है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इसलिए राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। इस राष्ट्र को, इस देश को इस राष्ट्र को पुनः परम वैभव तक पहुंचाए बिना हमें विराम नहीं लेना है। इसके लिए आइए हम सब आज इस पावन घड़ी पर संकल्प लें कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए आगे आए। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर सुमन जी। करने का, उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी में R&D इंजीनियर के बतौर काम करने का, और अभी PhD भी कर रहा हूँ मैं साथ ही साथ। ऐसे एक व्यक्ति आपके बीच में आए हैं, स्वभाव से भी मैं इनके बारे में सुना, बहुत सरल है। तो ये अपना सौभाग्य है कि हम इनको देख रहे हैं। जो बच्चे इधर उधर हैं वो आ जाइए और सुनिए इनको और इनसे लाभ लीजिए। जोरदार तालियों। धन्यवाद रंजीत जी, आपने बहुत अच्छा शुभ काम बुलाया है, मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। आदरणीय डॉक्टर सुमन जी, प्रोफेसर मनोज राय, रंजीत जी, धर्मेंद्र जी, राजसूर जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, गौतम कत्यान जी, मृत्युंजय जी, देवियन सज्जनों, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कम्पीट नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता है। आपको शुरू से इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई ठीक करने की ज़रूरत है। यदि आप ठीक से शुरू से पढ़िएगा क्लास 1 से लेकर के 10+2 तक, तो आप अवश्य करिएगा। मैं एक किसान का लड़का, लोधीपुर गांव में रहने वाला, नर्मदा जिला का। मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, फिर MS ऑल इंडिया में मेरिट्स गए, और अभी बिहार मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार हूँ, सो तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रहा हूँ, नेशनल मेडिकल कमीशन का मेंबर हूँ, और ऑल इंडिया IMA का प्रेसिडेंट हूँ। उसने कहा कि किसान का बेटा ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? भाइयों, कोई जरूरी नहीं है कि काफ़ी इंग्लिश में बोलने वाला और काफ़ी हिंदी बोलने वाला ऐसा कुछ कर सकता है। समझदारी होनी चाहिए, और समाज के लिए जो किया है, जनहित का जो कार्य करता है, भगवान उसको मदद करते हैं। मैं सैल्यूट करो नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करता हूँ। किसी भी ऑपरेशन करने के पहले मैं उनका स्मरण करता हूँ, कुछ स्मरण करता हूँ, और जो 10 ऑपरेशन करने वाला, मेरा सब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। भाइयों, हमारे खिलाफ 7-8 डॉक्टर बॉम्बे और तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, दिल्ली, सब लोगों ने हमारे फेवर में विड्रॉ किया। इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड ऐसा है जो मैं अनकंटेस्टेड ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बना। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग सभी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। पढ़ाई में ढिलाई नहीं करना चाहिए। अपने के दिन रात अपना देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, इससे आपको दिक्कत होगी, आप लाइफ में नहीं ठीक से पढ़िएगा। एटलीस्ट आपको 12, 14, 18 घंटा तक मेहनत करिएगा, तब एक बार में आप नेट कॉम्पिटिशन कंप्लीट करिएगा। बहुत टफ कॉम्पिटिशन। इसमें हमने देखा है जो रेगुलर देहात का भी लड़का जो ठीक से पढ़ता है वो कर पाता है।
अब मेडिकल साइंस में डॉक्टर ही ऐसा है, डॉक्टर ही ऐसा चीज़ नहीं है। अब उससे अच्छा नंबर नहीं आया तो डेंटल में आप जा सकते हैं, डेंटल में भी आप नहीं अच्छा किए हैं तो आयुर्वेद में जा सकते हैं, उसमें नहीं तो आप वेटनरी में जा सकते हैं। सब एक ही कंपटीशन से होता है। इन्होंने घर घर जाकर और शिक्षा का अलख जगाया है, घर घर जाकर के, और माताओं और जो बच्चे के जो माता बच्चे के जो पिता थे वे भी अगर अनपढ़ थे तो इन्होंने उनको भी कहा कि आप साइन करोगे खुद से तभी हम आपके बच्चे का एडमिशन लेंगे। अब सोचिए ये कितनी बड़ी पहल है। तो इन्होंने शैक्षणिक जंक्शन का भी निर्माण किया और विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया और आज इन्हीं के मेहनत का प्रताप है कि आज पूरा बिहार के सारे विद्यालय बहुत अच्छे हो गए। अब मैं विनय प्रभाकर जी से चाहूंगा कि वे आपका मार्गदर्शन करें। विनय प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कैरियर कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया, इसमें हमारी सहभागिता जो आज हमें मिल रही है, इसके लिए रंजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शिक्षा के माहौल में जो गांव गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनका बेसिक कमजोर होता। हमारा ध्यान वहाँ था और विद्यालय में शिक्षक आज के कैसे हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये दरवाजे सबसे अधिक घूमने वाला कोई शख्स है तो वह जितेंद्र जी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं। वे मंच पर आ नहीं सकते थे तो शबरी राम के पास नहीं जाती है, राम को शबरी के पास जाना पड़ता है। और हमारे इंडोनेशिया के वर्तमान में भारत के डॉक्टर सुमन कुमार जी ने, रंजीत जी ने, सिंगापुर वाले ने, डॉक्टर सहजानंद जी ने उन्हें सम्मानित किया और उनका उत्साह वर्धन किया। इस अवार्ड इन्होंने जीते हैं। तो जो बच्चे खेल की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो इनसे सुनेंगे। बहुत जोरदार तालियां संतोष कुमार वर्मा, आदर्श इंटर विद्यालय सिरदल्ला के लिए। संतोष कुमार वर्मा जी, जोरदार तालियां इनके लिए। खेल की दुनिया में जाने वाले, इच्छा रखने वाले बच्चे, इनको जरूर सुनिए और ये आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे आपके खेल की दुनिया में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। संतोष कुमार वर्मा, परिचय दे दूं, मैं संतोष कुमार वर्मा आदर्श इंटर विद्यालय सिरदला में शारीरिक शिक्षक के पद पर हैं और अब तक के टोटल 25 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमने भाग लिया है, खिलाड़ी के रूप में, कोच के रूप में, टीम मैनेजर के रूप में। उसमें कई ऐसे प्रतियोगिताओं में बिहार टीम को पदक भी प्राप्त हुए हैं। आज नवादा जिले में जितने सारे खेल प्रतियोगिता का आयोजन होते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, कुश्ती हो, हैंडबॉल हो, एथलेटिक्स हो, उन सभी प्रतियोगिताओं का जिला स्तर का जो कार्यक्रम होता है उसको संचालित करने का हमें अवसर प्रदान होता है। जिले की टीम जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाती है तो उन्हें जिला से प्रशिक्षित कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक उन्हें पहुंचाते हैं। अब तक नवादा जिले से कम 100 से ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और उन्हें हम प्रशिक्षण देने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रंजीत जी को, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हिस्वा क्षेत्र में मौका दिया और भले ही यहाँ के लोग उससे फ़ायदा ना उठा पाएँ, ये अलग बात है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम में लोग अपना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। वही अगर हम खेल कार्यक्रम करवाएंगे, यहाँ क्रिकेट होता तो इस वक्त का खचाखच मैदान भरा हुआ होता। ये सच्चाई है, हम बोलने से इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल दुनिया पहले कहती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, अब उसका उल्टा हो गया है। खेलने कूदने वाले भी आज नवाब बन रहे हैं और जो कम समय देकर सिर्फ गार्जियन से ठगते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और उस नाम लेकर वो पढ़ते नहीं हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी, वैसे युवा साथी हमारे रास्ते से भटक रहे हैं। उनको रास्ते पर आना
होगा, क्योंकि अगर वो रास्ते पर नहीं आएंगे तो कल के दिनों में वो भी एक परिवार का हिस्सा होंगे और उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप राहुल वर्मा जी से सुनिए फिल्मी दुनिया के बारे में। हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि हमने अपनी शुरुआत 5 साल पहले की थी और बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे लाइफ में आई। मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे इश्कबाज सीरियल जो स्टार प्लस है, मेरी आवाज़ ही पहचान है NTV पे, UTV बिंदास पे ये है आशिकी। कई सारे सीरियल्स में काम किया, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उसके बाद बहुत कुछ सीख करके मैंने सोचा कि क्यों ना हम नवादा अपने क्षेत्र को, अपने बिहार को आगे बढ़ाएं। फिर जितनी भी हमने सीखी वो आकर यहाँ हमने प्रयोग किया और कई सारे लघु फिल्म हमने बनाए यहाँ पर। और मैं बता दूं कि अभी जैसा कि सर ने बताया कि 50 से ज़्यादा अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका में, फिलीपींस में, बांग्लादेश में और भी बहुत जगह मुझे मिली है। मार्गदर्शन देने के लिए पटना से यहाँ तक चल के आए, इसके लिए हम पूरा टीम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक चूँकि अभ्यानंद सर आ नहीं पाए, इसलिए मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि ये उन्हें जा कर के दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल व्यक्तित्व की निशानी है। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, इनके लिए तुझ पे दिल कुर्बान, भोजन करके ही जाएंगे। तू ही मेरी, ये तीनों बच्चियों ने जो गीत गाए हैं बहुत ऊर्जावान गीत है। तू ही मेरी, इनके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। झूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन,
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आग्रह है सभी लोग भोजन करके ही जाएंगे।